अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मास नंबर के ऊपर बात करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एटॉमिक नंबर पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद जो है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर आपको प्रोटॉन्स के बारे में पता है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो आप इजीली बता सकते हो कि उसके अंदर उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास मास नंबर क्या होता है। ठीक है, तो मास नंबर को डिफाइन करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको ऑलरेडी एटम का स्ट्रक्चर बता चुका हूँ कि उसमें हमारे पास क्या होता है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसमें हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो मास नंबर में हम क्या करते हैं कि किसी एटम की न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको सम अप करते हैं। तो सम अप करने से हमारे पास क्या हो जाता है, उसका मास नंबर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ। एज्यूम करने के लिए आपके पास क्या है, एक एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, और इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास ये आपके पास प्रोटॉन है। ठीक है, ये आपके पास प्रोटॉन है और इनके बीच में ये आपके पास न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, किसी एटम का न्यूक्लियस है। ठीक है, एक जनरल सा एग्जांपल दिया हुआ है। तो इसमें जो रेड डॉट है, रेड डॉट, ये जो रेड सर्कल्स है, इनको मैं प्रोटॉन्स कहता हूँ। ये मेरे पास प्रोटॉन्स है। और ये जो मेरे पास ब्लू सर्कल है, इनको मैं न्यूट्रॉन्स कहता हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास कुछ प्रोटॉन्स है और कुछ न्यूट्रॉन्स है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर आप जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की तादाद को जमा करोगे तो इससे आपके पास मास नंबर निकल के आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम मास नंबर की डिफिनीशन को ऐसे लिख सकते हैं, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in the nucleus of in the nucleus of an atom is called mass number। ठीक है, तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद और न्यूट्रॉन्स की तादाद को जब आप जमा करते हो तो इसको हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, आपने क्लास 5th और 6th में जो आप मैथ्स पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा जब हम क्या करते हैं, 2 को 3 के साथ प्लस करते हैं तो उससे हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 5। तो सेम हमारे पास जब हम क्या करते हैं, हम प्रोटॉन्स को जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूट्रॉन्स को जो कि वो भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब हम जमा करते हैं तो इससे हमारे पास एक नंबर निकल के आता है, एक रिजल्ट निकल के आता है जिसको हम मास नंबर कहते हैं। तो सेम वही हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे भी यूज होता है। अच्छा, अब मास नंबर जो होता है, मास नंबर इज ऑलवेज रिटन इन होल नंबर। मास नंबर को हमेशा होल नंबर की फॉर्म में लिखा जाता है, यानी इसको आप डिसिमल पॉइंट्स की शक्ल में नहीं लिख सकते, यानी आप इस तरह नहीं लिख सकते। तो आप कहोगे कि किसी कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास 16.23 है, ये आप नहीं कह सकते। ठीक है, तो मास नंबर कभी भी इस फॉर्म में नहीं हो सकता। हाँ, वो 16 हो सकता है क्योंकि 16 एक होल नंबर है, 15 हो सकता है क्योंकि 15 एक होल नंबर है, 13 हो सकता है क्योंकि 13 एक होल नंबर है। तो आपके पास ये पॉसिबल है, जबकि मास नंबर इस फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों है, रीजन क्या है इसका, इसका रीजन है हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं वो आपके पास कंप्लीट होते हैं, यानी ना आपके पास आधा न्यूट्रॉन हो सकता है ना आधा आपके पास प्रोटॉन हो सकता है। तो ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, इसके बाद हम लिख सकते हैं, हम मास नंबर के कुछ एग्जांपल्स को लिख लेते हैं। जैसे नियॉन है, नियॉन हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका मैंने सिंबल लिखा है। तो नियॉन का हमारे पास जो मास नंबर होता है वो होता है 20। तो नियॉन का हमारे पास मास नंबर है 20। और हमेशा याद रखें, तो मास नंबर को हम क्या करते हैं, हमेशा अबाउट द सिंबल लिखते हैं। ठीक है, मास नंबर इज रिटन अबाउट द
सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। तो मास नंबर को हम क्या करते हैं, किसी एलिमेंट के सिंबल के ऊपर लिखते रहते हैं। एटॉमिक नंबर में मैंने आपको बताया था कि किसी एलिमेंट के सिंबल के नीचे हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर को लिखते हैं, जबकि मास नंबर को हम क्या करेंगे, किसी एलिमेंट के सिंबल के ऊपर लिखेंगे। और हमेशा याद रखें, जैसे नियॉन का हमारे पास मास नंबर 20 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो इस चीज को मशीन कर लें, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया है, आपकी बहुत हेल्प कर सकता है कि जो हमारे पास मास नंबर होता है, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मास नंबर है नियॉन का, ये मास नंबर है, और ये जो नीचे नंबर है इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, ये एटॉमिक नंबर है। हमेशा याद रखें, जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर हमेशा छोटा नंबर होता है एज कंपेयर टू मास नंबर। मास नंबर से हमारे पास एटॉमिक नंबर हमेशा छोटा होगा, स्मॉलर होगा। ऐसा क्यों है, ये इसलिए क्योंकि एटॉमिक नंबर में हम सिर्फ क्या करते हैं, एक चीज की क्वांटिटी या मिकदार को ले रहे होते हैं, जैसे हम या प्रोटॉन की तादाद ले रहे होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन की तादाद ले रहे होते हैं, इसलिए हमारे पास एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू होती है वो स्मॉलर होती है। जबकि मास नंबर में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास मास नंबर की वैल्यू बिगर होती है। ठीक है, अच्छा, तो इसी डिफिनीशन से हम मास नंबर की मैथमेटिकल फॉर्म को भी लिख सकते हैं। तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि मास नंबर इज इक्वल टू, मास नंबर जिसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो मैथमेटिकली आप मास नंबर को लिख सकते हो कि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि ऑलरेडी मैंने डिफिनीशन में लिखा हुआ है, उसी से मैंने इस मैथमेटिकल फॉर्म को लिख लिया है। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, क्योंकि मास नंबर कैपिटल एस से रिप्रेजेंट होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इस मैथमेटिकल फॉर्म को इस तरह भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इसी मैथमेटिकल फॉर्म को लेके हम एक प्रॉब्लम को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, ये एक प्रॉब्लम है जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं इसी मैथमेटिकल फॉर्म के ऊपर। इसमें जो लिखा गया है वो ये कहा गया है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कार्बन के अंदर 6 हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कार्बन के अंदर 6 हो, तो आप क्या करो, आप मास नंबर को, जो कार्बन का मास नंबर है उसको फाइंड करो। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। और याद रखें, पेपर में भी आपने यही मेथड यूज करना है अगर आपने अच्छे मार्क्स को अचीव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन डेटा, जो आपको डेटा दिया गया है उसको आप पहले लिखो। तो हमें जो डेटा दिया गया है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन कार्बन आर 6। तो हमें दिया है, पहली चीज जो दी गई है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 6। दूसरी चीज जो हमें दी गई है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हमें 6 दिए हैं, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 है हमारे पास। और टू फाइंड क्या करना है, जिस चीज को हमने फाइंड करना है हम यहां पे लिखेंगे टू फाइंड। ठीक है, तो हमने जिस चीज को फाइंड करना है वो है हमारे पास, वो चीज है वो क्या है, व्हाट विल बी द मास नंबर। तो हमने मास नंबर को फाइंड करना है, तो मैं इधर लिख लेता हूं मास नंबर ऑफ कार्बन को क्या करना है, उसको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, मास नंबर ऑफ कार्बन को फाइंड करते हैं। तो हम लिखेंगे मास नंबर मीन्स के ए इज इक्वल टू, या आप इस तरह भी लिख सकते हो, मास नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, इसके बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन कार्बन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन कार्बन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन कार्बन। ठीक है, तो मास नंबर ऑफ कार्बन बराबर होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन कार्बन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन कार्बन। तो इस मास नंबर ऑफ कार्बन की जगह मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं कि ए इज इक्वल टू
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन कार्बन कितने हैं 6, तो मैं इधर 6 लिखूंगा, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन कार्बन कितने हैं 6, तो हमारे पास मास नंबर ऑफ कार्बन निकल के आएगा 12। तो इससे हमें अंदाजा हो गया है कि हमारे पास जो मास नंबर होता है कार्बन का हमारे पास जो मास नंबर होता है वो 12 होता है। ठीक है, तो मास नंबर ऑफ कार्बन क्या है, वो हमारे पास 12 है। सही है। अच्छा देखिए, जब इसका मास नंबर 12 है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। देखिए एटॉमिक नंबर की डिफिनीशन अगर आपको याद है तो आप इजीली बता सकते हो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा। देखिए एटॉमिक नंबर को हमने ऐसे डिफाइन किया था कि किसी एटम की न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद है 6। इसका मतलब एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का वो भी क्या है 6 है। तो आप क्या कर सकते हो, कार्बन का ये हमने सिंबल लिख लिया है, इसका एटॉमिक नंबर है 6 जो कि हमने नीचे लिखा है, और जो 12 है मास नंबर है उसको हमने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा ये भी आप याद रखें कि हमारे पास ये जो मास नंबर होता है A = Z+m, इसमें से हम न्यूट्रॉन्स की तादाद को भी फाइंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं कि अगर m के साथ जो Z है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, उनको अगर हम क्या करें इस साइड पे शिफ्ट करें तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो अकेले रह जाएंगे, यानी वो आपके पास निकल के आएंगे। तो इसको यहाँ पे हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये है +Z, तो यहाँ से इस +Z को खत्म करने के लिए आपने इक्वल के दोनों साइड पे -Z का इजाफा करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोनों साइड पे -Z का इजाफा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा A - Z = Z + Z - Z + n। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो +Z है -Z है इसको हम कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट में बच जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स = A - Z, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा ये जो मैंने लास्ट इक्वेशन लिखी है ये असल में फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद को फाइंड करने के लिए हम ये वाला मैथमेटिकल फॉर्म क्या कर लेते हैं यूज करते रहते हैं। अब इस तरह कर लेते हैं कि ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए जो मैंने लिखी है इसके ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। ठीक है। अच्छा इस प्रॉब्लम के अंदर आप देख सकते हो कि कहा गया है कि अगर आपके पास लिथियम का मास नंबर 7 हो और उसका एटॉमिक नंबर 3 हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, पहले आप क्या करो उसी तरह से सॉल्यूशन हम उसी तरह से क्या करेंगे उसी पैटर्न के जरिए हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद गिवन डेटा, हमें जो डेटा दिया गया है उसको लिखेंगे। तो गिवन डेटा क्या क्या डेटा दिया गया है, आपको दिया गया है मास नंबर ऑफ लिथियम आपको दिया गया है, तो आप लिखोगे मास नंबर ऑफ लिथियम Li = 7। ठीक है। दूसरी चीज जो आपको दी गई है वो है एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम का एटॉमिक नंबर भी आपको दिया गया है, तो आप लिखोगे एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम Li = 3। फाइंड क्या करना है, आपने करना है टू फाइंड, आप लिखोगे टू फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, तो आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन लिथियम Li, इसको आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं पहले न्यूट्रॉन्स के लिए जो मैथमेटिकल फॉर्म हमने लिखा है फार्मूला जो हमने लिखा है वो लिख लेते हैं। तो फार्मूला है हमारे पास n = A - Z। ठीक है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होता है जब हम एटॉमिक मास ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या फर्क होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं जब आप मास नंबर से एटॉमिक नंबर को क्या कर लेते हो माइनस कर लेते हो। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं n = हमारे पास मास नंबर है लिथियम का मास नंबर है 7 माइनस और इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर है 3। तो जब हम क्या कर लेंगे 7 से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आएंगे 4। ठीक है, इससे हमें अंदाजा हुआ कि अगर आपके पास लिथियम का मास नंबर 7 हो और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 हो तो उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 4 होंगे। तो यहाँ पे हम लिथियम का न्यूक्लियस ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमारे पास लिथियम का न्यूक्लियस है। ठीक है, इसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर जब 3 है तो इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी 3 होंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया
हमने प्रोटॉन को ड्रा कर लिया है, 3 प्रोटॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे न्यूट्रॉन हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिए कि इसमें 4 न्यूट्रॉन होते हैं, एक न्यूट्रॉन, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। इसमें ये 4 न्यूट्रॉन हो गए, ठीक है। और आप ऑलरेडी जो लिथियम होता है, लिथियम हमारे पास दूसरे पीरियड में मौजूद होता है, तो इसका मतलब इसके स्ट्रक्चर में 2 शेल्स होंगे, तो इसके स्ट्रक्चर में 2 शेल है। और लिथियम जो है ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है कि ग्रुप नंबर 1 से जब बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये मैं क्यों कहता हूं कि इसके वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस चीज को अगर समझना है तो इसकी प्रीवियस वीडियो को आप जरूर देखना, आपको समझ आ जाएगी। और न्यूक्लियस के बाद जो पहला शेल है, क्या शेल, उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं। इसकी भी आपको समझ आ जाएगी जब आप प्रीवियस वीडियो को देख लोगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लिथियम एटम का स्ट्रक्चर है। लिथियम एटम का स्ट्रक्चर हमने ड्रा कर लिया, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन है, 4 न्यूट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्योंकि लिथियम एटम क्या है, एक न्यूट्रल एटम है और न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।